2 अक्टूबर में जब पूरे इंडिया में सबकी आंख खुली तो पता लगा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 400 रॉकेट स्ट्राइक करी है। यानी अब ईरान भी इजराइल के वॉर में शामिल हो चुका है। तो सवाल यह होता है कि ये इजराइल, लेबनान, गाजा, ईरान वाला जो युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसकी वजह से आपके और मेरी जेब पे क्या असर होगा और इंडियंस को क्या क्या अनुभव करना पड़ सकता है, ये सारे जवाब मेरे पास है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच में 4 देशों के बीच में अब मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान और अब ईरान, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में लगभग 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब ये युद्ध एस्केलेट होगा, उससे हम पे क्या असर होगा, उससे पहले जानते हैं ये पूरे वॉर की टाइमलाइन क्या है। तो 7 अक्टूबर 2023 को शुरुआत हुई थी जब हमास के हजारों टेररिस्ट पैराग्लाइडर्स का यूज करके इजराइल की बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के वेस्ट बैंक पे बसे रिहायशी इलाकों में अटैक करते हैं। इजरायलीज और फॉरेन टूरिस्ट्स को मिलाकर लगभग 1200 लोग अपनी जान गंवाते हैं और 251 लोग को हॉस्टेज बना दिया जाता है और उन्हें गाजा वापस ले जाया जाता है। एक तरफ इजराइल 7 अक्टूबर वाले अटैक से संभलने का प्रयास कर रहा था, दूसरी तरफ बराबर 2 दिन बाद 9 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर जो लेबनान के साथ है, उस बॉर्डर के सदर्न एरिया में हिजबुल्लाह का कंट्रोल है। हिजबुल्लाह हमास की तरह ईरान का एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल पे अटैक करने के लिए ईरान उन्हें फंड करता है और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास से तो कई ज्यादा स्ट्रांग है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा फाइटर्स है और उनके वेपन्स भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अच्छे हैं हमास से। ये हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर पे। इजराइल के वेस्ट और नॉर्थ में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, उसकी वजह से सारे सिटीजन्स थे वो इजराइल में अंदर की तरफ कैंप्स में रहने लगे और इसी वजह से 13 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल ने एक ऑफेंसिव शुरू किया, सबसे पहले गाजा के ऊपर। ये ऑफेंसिव में एयर स्ट्राइक्स की, मिसाइल्स छोड़े और इस अटैक के वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे। 27 अक्टूबर आते आते तक इजराइल ने 100% ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू कर दिया था गाजा में। और गाजा में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 42,000 लोग, जिसमें 16,500 तो बालक थे नन्हे, उन्होंने अपनी जान गंवाई और उसके अलावा लगभग 10,000 लोग अभी भी मिसिंग है। नॉर्दर्न बॉर्डर पे इजराइल ने अभी तक कोई भी ऑफेंसिव शुरू नहीं किया था, लेकिन हिजबुल्लाह के कई सारे अटैक्स ऐसे थे जिनको रोकने में कामयाब था इजराइल। कई महीनों तक एक के बाद एक हिजबुल्लाह के अटैक्स को इजराइल पकड़ने लगा था। अब इजराइल जो जाना जाता है पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स की वजह से, इजराइल ने कई सारी सिस्टम्स में कई बार हैकिंग भी किया है। इसीलिए फरवरी 2024 के दिन हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह ने टीवी इंटरव्यू में यह बताया हिजबुल्लाह के सारे फाइटर्स को कि हम सब के बीच में इजरायली एजेंट मौजूद है। वो एजेंट आपके पास है, आपकी बीवी के पास है, आपके बच्चों के पास है और वो एजेंट है आपका फोन। ये एजेंट काम करता है इजराइल के लिए और इस पे की हुई सारी बातें, ये फोन जब तक आपके पास है तब तक इजराइल के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। और इसीलिए हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने फोन का इस्तेमाल रोककर पेजर्स यूज करना शुरू कर दिया, जिसका नॉलेज इजराइल की एजेंसी 8200 को ऑलरेडी था। 8200 इजराइल की एक ऐसी एजेंसी है जो साइबर वॉरफेयर में एक्सपर्टीज रखती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इजराइल आज दुनिया में सबसे आगे है और ये शायद 8200 एजेंसी की वजह से ही है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलता रहा, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 15 सितंबर 2024 के दिन को, जब ऐसा सुनने में आया कि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने का अटैक प्लान करके बैठा था, लेकिन इजराइल ने उसको भी पकड़ लिया। लेकिन यहां इजराइल का फ्यूज खत्म हो चुका था। इसीलिए हिजबुल्लाह के पास जो नए 5000 पेजर थे, ये पेजर में इजराइल ऑलरेडी बॉम्ब प्लांट कर चुका था। तो 17 सितंबर 2024 के दिन दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में हिजबुल्लाह के सारे नए पेजर्स एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे। जैसे ही एक मैसेज उनको मिला और वो मैसेज देखने के लिए गए, उसमें इन ब्लास्ट की वजह से लगभग 40 हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई, 3000 से ज्यादा तो घायल हो चुके थे। और उसके अगले दिन 18 सितंबर 2024 के दिन और इस पेजर अटैक के अगले दिन यानी 18 सितंबर के दिन जब बड़े बड़े जनाजे निकले थे हिजबुल्लाह फाइटर्स के, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो उन जनाजों में वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने लगे। उसी दिन सोलर पैनल में भी ब्लास्ट होने लगे, टीवी ब्लास्ट होने लगे, गाड़ियां, बाइक, हर चीज में ब्लास्ट होने लगे, जिसकी वजह से लेबनान में लोग डर गए, घबरा गए और हर एक चीज में से बैटरी निकाल के फेंकने लगे। एयरपोर्ट पे अफरा तफरी मच गई क्योंकि लोगों को डर लगने लगा कि हवा में, प्लेन में ब्लास्ट हो गया तो हम
क्या करेंगे? इन ब्लास्ट के तुरंत बाद इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए। पहले एयर स्ट्राइक शुरू की और आज ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू कर दिया है। इन अटैक्स में 30 सितंबर को हमने सुना कि 7 दिनों में 7 बड़े बड़े कमांडर्स हिजबुल्लाह के अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसमें हसन नसरल्लाह भी है। 1 अक्टूबर को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो स्पीच में ईरान के सारे लोगों को बताया कि आपकी जो रिजीम है, ये रिजीम आपको खुश नहीं देख सकती, इसलिए हमारे साथ दुश्मनी कर रही है। और 2 अक्टूबर को जैसे ही सुबह हमारी आंख खुली, हमने देखा कि ईरान ने 400 मिसाइल छोड़ दिए हैं इजराइल के ऊपर, जिसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने कहा कि इजराइल पे जो अटैक करता है उन्हें सामने हम अटैक करके शांत कर देते हैं। इसका मतलब तो एक ही है कि मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस शुरू होने वाला है, वॉर एस्केलेट हो चुकी है। लेकिन इसकी असर हमें इंडिया पे क्या होगी? तो सबसे पहले इंडिया का जो फॉरेन रिलेशन है, ये बैलेंसिंग एक्ट करना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया पहले से इजराइल और ईरान सबके साथ एक बैलेंस्ड रिलेशन बना के चला है, क्योंकि दोनों तरफ से हमें तो इवेंचुअली फायदा ही मिलता है। और ये सही है, क्योंकि इंडिया को यही देखना है ना कि इंडिया के फायदे में क्या है। दूसरी प्रॉब्लम होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से मिडल ईस्ट से हम जितना भी तेल खरीदते हैं ना, सारे टैंकर्स यहीं से पास होते हैं। अब जब मिडल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हो जाएगा तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ्टी नहीं रहेगी, और शायद इसी वजह से इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी खराब हो जाए। थर्ड प्रॉब्लम, मिडल ईस्टर्न क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में जो होती है वो इंडिया में होगी, क्योंकि मिडल ईस्ट दुनिया भर में अपना तेल सप्लाई करता है। जैसे ही मिडल ईस्ट में कोई क्राइसिस शुरू होता है, वैसे क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं। अब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे, उससे प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं होगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और क्रूड ऑयल से रिलेटेड दूसरी सारी इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से रोज बरोज की चीजें जो हम यूज करते हैं वो महंगी हो जाएगी। महंगी चीजें होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ईंधन का दाम बढ़ेगा, इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इंटरेस्ट रेट्स या तो बढ़ाने पड़ेंगे या फिर कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, कम नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से या तो लोन्स महंगी होगी या फिर लोन्स का इंटरेस्ट रेट कम तो नहीं होगा, जिसकी वजह से मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन कम रहेंगे और इवेंचुअली महंगाई बढ़ेगी, स्लो डाउन बढ़ेगा। फोर्थ प्रॉब्लम होगी रेमिटेंसेस में। रेमिटेंसेस यानी भारत के बाहर बसने वाले भारतीय या फिर एनआरआईज जो भारत में पैसे भिजवाते हैं ना, उसे रेमिटेंसेस कहते हैं। इंडिया में वर्ल्ड में हाईएस्ट रेमिटेंसेस आते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक का डेटा कह रहा है। और 2023 में $125 बिलियन भारत भिजवाए गए थे, जिसमें से लगभग 23% मिडल ईस्ट से आए थे। अब जब मिडल ईस्ट में क्राइसिस शुरू होगा तो मिडल ईस्ट में बसने वाले सारे भारतीय वापस इंडिया आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये रेमिटेंसेस रुक जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आना बंद तो हो जाएगा, लेकिन भारत में जो नए लोग आए हैं उन्हें भी काम ढूंढना पड़ेगा और एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो सकता है। इसके अलावा मुझे एक और चीज पता लगी है कि ईरान और इजराइल दोनों में भारत के स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स भी है। ईरान में छाबाहार पोर्ट है, जिसके साथ भारत का 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इजराइल में रिसेंटली हाइफा पोर्ट को एक्वायर किया था अडानी पोर्ट्स ने। बेसिकली मिडल ईस्ट का क्राइसिस पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा और भारत को भी अफेक्ट करेगा। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे क्या आपको ये मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में कुछ नया पता लगा, या फिर आपको पता लगा कि इससे आपकी जेब पर क्या असर होगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर देना, रोज अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा आपको।